हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम केडी सिंह नारायण इंस्टीट्यूट पावर्ड बाय आकाश में आप सबका स्वागत है बच्चों। और यहाँ पे हम लोग 2020 टेस्ट सीरीज में 8th क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने हैं, जिसमें आज मैं टीएन सिंह बायोलॉजी फैकल्टी और आपके साथ डिस्कस करूंगा टेस्ट नंबर 8, जिसमें हम लोगों ने बेटा टॉपिक लिए हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, दूसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो दो सिस्टम है ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जिसमें हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं 20 क्वेश्चंस, और इन 20 क्वेश्चन से ये दोनों चैप्टर हमारे कवर हो रहे हैं। दैट इज द पावर ऑफ क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, इन 20 क्वेश्चन से हम दो चैप्टर का एक्सरे पोस्टमार्टम सब कर लेंगे। बात शुरू करते हैं और आप इस बात को टेस्ट सीरीज के साथ साथ देखते जाएंगे। जैसे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें दिया हुआ गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन, विच वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रेटेड बिलो। ये चित्र सभी बच्चों ने एनसीईआरटी में देखा होगा, मुझे विश्वास है सबने अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली होगी अब तक। और ये एक क्वेश्चन पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम की, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर की मैकेनिज्म को शो कर देता है। यस, कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए ईसीजी मशीन में हम ईसीजी बनाते हैं, यानी समझिएगा बाप बेटा, ईसीजी जो है वो हमारा क्या है, वो एक मशीन है जिसमें आप मॉनिटर में फिल्म में देखते हैं हीरो पी 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 फिर उड़ गया या चला गया, तो उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एग्जैक्टली दैट मशीन इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जिसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, जो ये पूछा गया है बच्चों, याद रखना, वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राम इज ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग 3 वेव्स देखते हैं, P, Q, RS और T। पूरे ईसीजी को हम लोग 3 में बांटते हैं, P, Q, RS और T। और ये तीनों वेव्स जो हैं ये हमें शो करती हैं कार्डियक साइकिल को। बात करते हैं क्वेश्चन में, इन्होंने कहा है कि कॉम्प्लेक्स QRS शो कर रहा है 1 कंप्लीट पल्स। चलिए, पीक T इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। थर्ड ऑप्शन है पीक P एंड पीक R, दिस वन टुगेदर सिस्टोल एंड डायस्टोल ब्लड प्रेशर। ठीक है, पीक P शो कर रहा है इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तो याद रखेंगे पीक P जो है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है। छूटा हो तो साथ में नोट कर सकते हैं आप। और इस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग देखेंगे कि यहां पर एट्रियल जो है वो डीपोलराइजेशन होंगे। इलेक्ट्रिकल नोटेशन डीपोलराइजेशन का होगा पी वेव में। और एट्रियल का मतलब हो गया चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कंप्लीट। तो यहां पे कह रहा है सिर्फ लेफ्ट, ये बात सही नहीं है। दोनों के कॉन्ट्रैक्शन को, दोनों के डीपोलराइजेशन को। फिर पीक P और पीक R। पीक P हमने बताया आपको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक चल जाता है, लेकिन किसका सिस्टोलिक किसका डायस्टोलिक ये गायब है। एट्रियल वेंट्रिकल ये भी नहीं होगा। पीक T इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। नहीं, T किसको बेटा रिप्रेजेंट करता है, T रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन या वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, याद रखें। तो करेक्ट आंसर है जो एक पल्स को शो करता है, जहां पे हार्ट में एक कॉन्ट्रैक्शन शो होगा, थ्रो शुरू होगा, दैट इज द QRS वेव। QRS वेव में हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जो यहां से Q से शुरू होगा, R पे पीक पे पहुंचेगा और S आते आते वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट होगा और ब्लड पंप कर दिया जाएगा हार्ट के आगे, यानी एओर्टा में, चाहे वो पल्मोनरी आर्टरी का पार्ट हो चाहे वो एओर्टा पार्ट हो। तो ये हमारा पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें PQRS में आप समझ गए होंगे, P रिप्रेजेंट टू एट्रियल डीपोलराइजेशन और QRS वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, T वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। द करेक्ट आंसर इज A, कॉम्प्लेक्स QRS। ये टाइम ज्यादा लिया, लेकिन याद रखिए इसी में पूरा चैप्टर है आपका, पूरी कार्डियक साइकिल। जिसको ईसीजी क्लियर है, पूरी कार्डियक साइकिल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रूली आ सिस्टेमिक सर्कुलेशन पाथवे। इनमें से कौन सा सही सिस्टेमिक पाथवे है? बच्चों आपको बताया है 4 चैम्बर हार्ट है,
राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। यहां से कहां जाएगा, तो यहां से एओर्टा लगा है, लेफ्ट वाला प्योर है हमारा, राइट वाला इम्प्योर हिस्सा है। तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर आया, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड प्योर होने के लिए जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहां, लंग्स में। इन्हीं में चेक कर लेते हैं, कह रहा है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा, ठीक है, फिर टिश्यू, फिर पल्मोनरी वेन, लेफ्ट ऑरिकल चेक करते हैं, राइट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा नहीं, क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, एओर्टा में जाएगा, क्योंकि लेफ्ट वाला प्योर को रिप्रेजेंट करता है। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल सही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा प्योर ब्लड, वहां से आर्टरीज, आर्टरी से टिश्यूज, टिश्यूज से वेन, वेन से राइट एट्रियम। इसी कहानी को, डी आंसर इज करेक्ट, इसी कहानी को कहते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन। कैसे, एक बार ब्लड हमारे लेफ्ट साइड से गया, एक बार ब्लड हमारे राइट साइड से गया। लेफ्ट साइड से जो ब्लड गया वो भी वही है, राइट साइड से जो आया वो भी वही है। फर्क क्या है बेटा, तो लेफ्ट साइड से जो प्योर ब्लड गया वो प्योर होने गया लंग्स में, लेफ्ट साइड से जो प्योर ब्लड गया वो गया पूरी बॉडी में, बॉडी से वही इम्प्योर ब्लड होकर के आ गया। इम्प्योर में कोई आपने गंदगी नहीं मिला दी, CO2 मिल गया, तो वही ब्लड इम्प्योर या लेस ऑक्सीजनेटेड हो गया, वही इम्प्योर ब्लड आ गया राइट साइड। और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से वो इम्प्योर ब्लड आया लंग्स में फॉर प्योरिफिकेशन, वहां से फिर आ गया लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में वही ब्लड एज ए प्योर आ रहा है, राइट साइड में वही ब्लड एज ए इम्प्योर आ रहा है, दैट इज नोन एज ब्लड सर्कुलेशन। इसीलिए पूछा जाता है कि राइट साइड ऑफ हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, विच पार्ट ऑफ हार्ट ऑफ मैमल और ह्यूमन इज सिनोनिम, इज रिजेंबल विद पाइसेस। फिसेस के साथ कौन सा रिजेंबल करेगा, राइट साइड। राइट साइड इज कंसर्न विद लेस ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड इज कंसर्न विद ऑक्सीजनेटेड। Left side of heart concerned with pure blood, right side is concerned with impure blood। Left auricle से left ventricle, left ventricle से aorta, right auricle से right ventricle से pulmonary artery। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और इस सेकंड क्वेश्चन का हमने सिस्टेमिक सर्कुलेशन देख लिया कि लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड होगा लेफ्ट वेंट्रिकल आएगा, एओर्टा आएगा। तो ये जितने भी एरो वाले क्वेश्चन होते हैं, सीक्वेंसिंग क्वेश्चन होते हैं, ये बच्चों तभी सही होंगे जब आपने फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी को ध्यान से समझा होगा, तैराया होगा, सामने दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, फटाफट थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्डियक सिस्टम एंड चूज द राइट ऑप्शन। इसमें से हमें राइट ऑप्शन देखने हैं, तो देख लेते हैं। ह्यूमन हार्ट इज एन एक्टोडर्मल, सब बच्चे जानते हैं बेटा, एक्टोडर्मल नहीं, कैसा है, मीजोडर्मल। तो ये आंसर सही नहीं है, गलत है। मिट्रल वॉल्व को बेटा क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। जो ओपनिंग है राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, देखिए कैसा बेवकूफ बना रहे हैं आपको, ये किसके बीच में होता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड। तो ये भी आंसर गलत है। ऐसे नोड इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्री, राइट एट्री में होता है बट नॉट इन लेफ्ट कॉर्नर, दैट इज व्हाई दैट इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट आता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इक्वल टू कार्डियक आउटपुट, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। स्ट्रोक वॉल्यूम पर मिनट करीब 70 ml निकालते हैं और पर मिनट कभी 72 टाइम जाता है, तो अबाउट 5000 जो हमारा कार्डियक आउटपुट आता है। ये भी बेटा कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। पर हार्ट बीट, पर कार्डियक साइकिल, जो ब्लड हार्ट पंप करता है, थ्रो करता है, उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। हर स्ट्रोक पे जितना फ्लो किया दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। और पर मिनट हमारा नॉर्मल हार्ट जो है वो 72 से 75 टाइम्स, तो एवरेज हमने 72 ले लिया। जितना टोटल निकलेगा एक मिनट में वो कहलाता है कार्डियक आउटपुट, दैट इज द टोटल ब्लड फ्लो आउट फ्रॉम हार्ट विद इन ए मिनट। तो आंसर डी इज करेक्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया, 4 हो गया, 4 अभी बाकी। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड सेलेक्ट द, बात कर रहे हैं कि इनमें से जो भी 2 स्टेटमेंट दिए गए जो बात सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारी एनसीईआरटी में लास्ट में जहां पर CAD दी है
कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, वहां पे बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 है एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय ए थिकनिंग ऑफ एट्रियल वॉल। ओके। स्टेटमेंट बी है डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स इन द एट्रियल वॉल्स कॉजेज एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक, बिल्कुल सही है, दोनों ही बातें सही हैं। तो हम कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड बी इज द रीजन फॉर ए। कॉन्सेप्ट छोटा सा है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर एक लुब्रिकेंट रहता है और उस लुब्रिकेंट की वजह से हमारा फ्लो नॉर्मल चलता रहता है, ब्लड क्लॉट होने के चांसेस नहीं होते हैं, ब्लॉकेज के चांसेस नहीं होते हैं, प्लेटलेट्स के टूटने के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन जब कभी भी हमारी ब्लड वेसल्स के बीच में हमारी फूड हैबिट की वजह से या कुछ और बायोकेमिकल लेवल पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो इसका डिपोजिशन बच्चों हो जाता है हमारे इनर या आउटर साइड ऑफ वॉल में। इस तरीके से डिपोजिशन हो जाता है। जब डिपोजिशन हो जाएगा तो यहां से ब्रेकिंग हो जाएगी। बहरहाल इसी डिपोजिशन को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। दिस इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। इस डिपोजिशन कहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस रीजन कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड या कोई और फाइब्रोस से। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट। दोनों कॉलम को मिलाना है। ये क्वेश्चन भी लिया गया हमारे ईसीजी से। तो देखिए बेटा, पी वेव, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डिपोलराइजेशन ऑफ रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, क्यूआरएस, कोरोनरी, जितने भी मैचिंग क्वेश्चन हो इनमें से हम 1-2 से मिला के काम चला सकते हैं। तो आपको जैसा कि बताया था अभी मैंने कि इस तरीके से हम पी, क्यू, आर, एस और टी को लेके चलते हैं। पी रिप्रेजेंट करता है किसको? ऑरिकल डीपोलराइजेशन, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, दिस वन वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो पी वेव किसको रिप्रेजेंट करेगा? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। गलत हो गया। पी वेव रिप्रेजेंट करेगा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ए का 4 2 है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पार्टिकल डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। बी का 1 भी 2 है। चलो सी पे आ जाते हैं। टी वेव रिप्रेजेंट करेगा रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो सी का हो गया हमारा 2, यही मैच कर गया। तो करेक्ट आंसर हो गया डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मैच द फॉलोइंग। देखिए बेटा, ये भी हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। 2 कॉलम दिए हैं, इधर हमने लिखा ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल, सेमीलूनर वॉल। आपको इनकी पोजीशन बतानी है। तो बाइकस्पिड वॉल रहेगा कहां पर बेटा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, सभी जानते हैं। तो बी का 2 ये रहा। जितने भी मैचिंग क्वेश्चन होंगे सारे मैच कराने की जरूरत नहीं है, यही सेट बैठ गया। ट्राइकस्पिड वॉल देख लीजिए आप, सेमीलूनर वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, सॉरी सेमीलूनर वॉल भी आ गया। तो हमारा बैठ गया कौन सा? ए का 1 नहीं है, ए का 2, बी का 1 और सी का 3 है। एक मिनट। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हो गया बाइकस्पिड। तो बी का 1 ये हो गया। ट्राइकस्पिड वॉल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ए का 3। सेमीलूनर वॉल, राइट वेंट्रिकल और सी का 2, ए का 3, बी का 1, सी का 2। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6। सारे वॉल की पोजीशन दिखा देनी है और आपको याद रखना, राइट साइड में बाइकस्पिड, लेफ्ट साइड में ट्राइकस्पिड, और जो वेंट्रिकल ओपन होंगे वो सारे कहलाएंगे हमारे सेमीलूनर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कॉजेज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, जिसमें जच्चा या बच्चा किसकी जान जाने के चांसेस हो गए, बच्चे की, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, जिसमें कहा जाता है कि अगर RH पॉजिटिव फादर है और RH निगेटिव मदर है, तो चांसेस बच्चे के कैसे होंगे, RH पॉजिटिव के होंगे और फर्स्ट डिलीवरी इजीली हो जाएगी। फर्स्ट डिलीवरी में, फर्स्ट बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां आती है, सेकेंड बर्थ। एरिथ्रोब्लास्टोसिस हमेशा सेकेंड बर्थ में, क्यों, फर्स्ट बर्थ के समय जब RH पॉजिटिव फीटस बाहर आया होगा तो कुछ ब्लड मिक्स हो गया होगा मदर के अंदर और यहां पे बनने लगी होंगी RH एंटीजन के अगेंस्ट RH एंटीबॉडी। अभी देखो बताते हैं इसमें, तो एक क्वेश्चन और बचता है। तो RH एंटीबॉडी जो बनने लगेंगी वो सेकेंड बर्थ के समय बच्चे को मार सकती हैं बर्थ के समय, इसीलिए पूछा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस को रोकने के लिए हमें RH एंटीजन या एंटी RH एंटीबॉडी, कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है एंटी RH एंटीबॉडी। एंटी RH एंटीबॉडी इज यूज्ड टू प्रिवेंट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इस क्वेश्चन पे आ जाए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के चांसेस तब जब मदर होगी RH निगेटिव और फीटस होगा RH पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th का B। आ जाते हैं 8th पे। 8th में फिर हम लोग मैच कर रहे हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फाइब्रोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुलिन। फाइब्रोजन हम जानते हैं हम लोग किसमें आ जाती है, ब्लड क्लॉटिंग। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन में देखिए, ग्लोबुलिन का ही एक पार्ट है गामा ग्लोबुलिन। एंटीबॉडी जो डिफेंस में काम आती है वो किसकी बनी होती है, गामा ग्लोबुलिन। तो A का 2, B का 3, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या, A का 2, B का 3 कोई किसी में नहीं है, तो C का अपने आप हो गया। एल्ब्यूमिन कही जाती है ऑस्मोटिक बैलेंस। दूसरा इसी पे क्वेश्चन आता है, एल्ब्यूमिन ही वो प्रोटीन है जो ब्लड की, ब्लड डेंसिटी बढ़ाने की, ब्लड की थिकनेस के लिए जरूरी है एल्ब्यूमिन होना। एल्ब्यूमिन यूरिया, ब्लड थिन हो जाता है, एल्ब्यूमिन यूरिया बॉडी से रिलीज होने लगती है, प्रोटीन डिके शुरू हो जाता है। तो एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, फाइब्रिनोजन का कन्वर्जन फाइब्रिन में होकर ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 और 9 कह रहा है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यही देखिए हमने बताया आपको शुरुआत में, पावर ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से पूरी कहानी निकल आएगी मेरे प्यारे बच्चों। मुझे नहीं मालूम है कितनों को यह पता होगा कि पहला स्टेटमेंट आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन है, एट्रियल सिस्टोल इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू वेंट्रिकल बाय 30%। देखिएगा अब आप इसमें ये जो है 30% ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। चलो बात करो, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स brings about atrial systole. Impulses brings about atrial systole. During ventricular systole, AV valves open. Joint diastole indicates relaxation of both atria and ventricles. 4/5 है, double circulation is incomplete in reptiles like crocodiles. ठीक है, कौन कौन से आंसर सही है, करेक्ट हमें मैच करने हैं। तो एट्रियल सिस्टोल ब्लड फ्लो को वेंट्रिकल्स में बढ़ाता है बाई 30%, ये बात बिल्कुल सही है। और ये स्टेटमेंट कहां से आया, यही वो कहानी है जो बात करता है जॉइंट डायस्टोल से। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो उसमें 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप ब्लड ऑरिकल से आएगा वेंट्रिकल में, दूसरा स्टेप वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी में, और इनके बीच में तीसरा स्टेप जो छोटा सा एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, जॉइंट डायस्टोल। तो मैक्सिमम ब्लड तो जॉइंट डायस्टोल से आ चुका होता है वेंट्रिकल में, बाकी का जो ब्लड है वो आता है ऑरिकुलर सिस्टोल से। तो बाकी का जो ब्लड है वो काहे के लिए, फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वो कितने परसेंट, दैट इज ऑफ 30%। उसके बाद शुरू होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये हमने क्लासेस में बताया है।
और ये आंसर बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी कहानी कह रहे हैं कि कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस ब्रिंग अबाउट एट्रियल सिस्टोल। जी नहीं, कंडक्शन जो है वो सिस्टोल के लिए जरूरी नहीं है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल एवी वॉल्व्स ओपन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल से एवी वॉल्व ओपन नहीं होते, एवी वॉल्व क्लोज होते हैं और ब्लड फेंका जाता है किसमें, आर्टरीज में, एओर्टा में। जॉइंट डायस्टोल इंडिकेट्स रिलैक्सेशन ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। बिल्कुल सही बात है, यही दोनों बातें सही। जॉइंट डायस्टोल इज द स्टेज जहां पे, कैन यू इमेजिन, आर यू नो अबाउट दिस, जॉइंट डायस्टोल ने पूछा जाए किस चैम्बर में ब्लड आएगा तो आप कहेंगे चारों चैम्बर में ब्लड आएगा, दोनों एट्रिया में, दोनों वेंट्रिकल, चारों चैम्बर में ब्लड आता है फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, दैट इज अ जॉइंट डायस्टोल। उसके बाद में वो सफिशिएंट नहीं है वेंट्रिकुलर को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, वो आता है ब्लड ऑरिकुलर सिस्टोल से। नेक्स्ट आती कहानी, डबल सर्कुलेशन इज इनकम्प्लीट इन रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल। इतनी बात सही है, रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, लेकिन क्रोकोडाइल में तो कंप्लीट है। एग्जाम्पल गलत सेट कर दिया, इसलिए करेक्ट आंसर इज ओनली 1 and 4, आंसर इज ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10th क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट की बात कही गई है। स्टेटमेंट देख लेते हैं, फाइब्रोजन इज ग्लाइकोप्रोटीन। ये जरूर ध्यान रखना भैया, स्टेटमेंट कौन सा पूछा है, इनकरेक्ट निकालना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में हम लोग देखेंगे, फाइब्रोजन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट एलिवेट्स इन अमाउंट इन रिस्पॉन्स टू सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और देखते हैं, द एग्लूटिनेशन एसेज आर ओनली यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप्स यूजिंग कोगुलेशन मैकेनिज्म। जी नहीं, क्या हमें किसी का ब्लड ग्रुप जांचना है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोगुलेशन मैकेनिज्म है? नहीं, और भी तरीके, हटा दीजिए इसको। हाँ सॉरी, यही सही हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट रॉन्ग है ये। जनरली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसीडर एज मोर एडवांटेजियस सिंस होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिसीव ब्लड एट वंस। ठीक है, क्या हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को ज्यादा एडवांटेजियस मानते हैं इन कंपैरिजन टू क्लोज्ड? नहीं। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड, ये बात सही है। द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंटेनिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट आर 2 and 3, सेकेंड एंड थर्ड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूरे चैप्टर का सार है और इसी के साथ हमारे ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के, और मेरे ख्याल से यहां से यस शुरू हो जाता है एक्सक्रीटरी का। एक्सक्रीटरी में बात करते हैं हम लोग, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो दिखाई दे रहा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इधर स्ट्रक्चर दिए, इधर फिजियोलॉजी दिए, कौन सा फंक्शन कहां होता है, ओके देख लेते हैं। चलिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन छानने के लिए छन्नी लगी हुई है हमारी किडनी में, और छानने के लिए छन्नी है ग्लोमेरुलस। कप है बोमेंस कैप्सूल, दोनों को मिला के कहते हैं मेलपिगियन कार्पसेल। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जोड़ दो भैया तुरंत, कहां पे, मेलपिगियन कार्पसेल से। यहां छनेगा ब्लड, छनने के बाद में ब्लड जो है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल करेंगे? तो हम रिस्पॉन्सिबल करेंगे, किसको करें, हेनलेज लूप भी हो सकता है। और चलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, तो यूरेटर, इसको जोड़ दो। स्टोरेज ऑफ यूरिन फॉर ए टाइम बिंग, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। प्रॉक्सिमल कैरोटिड ट्यूब्यूल इधर खिसक के आ गया, कोई बात नहीं, 3 ऑप्शन जोड़ दिए। तो ए का 4 2 जगह मिल गया, बी का छोड़ दिया हमने, सी का 2 ये रहा, डी का 3 भी ये रहा। तो बचा क्या, बी का 1 तो अपने आप हो ही जाएगा। हेनलेज लूप ही वो पार्ट है जो करता है क्या, कंसंट्रेशन मेंटेन थ्रू डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब को कहा जाता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, और असेंडिंग लिम्ब कही जाती है किसके लिए, असेंडिंग लिम्ब कही जाती है हमारे किसके लिए,
सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द, फिर आ गया क्वेश्चन मैचिंग के लिए। तो देख लेते हैं इसमें ग्लाइकोज यूरिया, कहीं पर भी यूरिया इस तरीके से लिखा हो तो वो बात करता है ब्लड, ग्लूकोज यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया, हिमैट यूरिया, यानी कहीं पर भी ब्लड के अंदर कुछ भी आ रहा है तो ग्लूकोज आ रहा है तो ग्लूकोज यूरिया। तो इसमें आप देख लीजिए प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज और एक्सेस चीज जो होगी वो यूरिन के साथ बाहर जाएगी। ग्लूकोज आ रहा है यूरिन में, ग्लूकोज यूरिया, ब्लड आ जाएगा, बढ़ रहा है तो हिमैट यूरिया। गाउट जानते हैं हम लोग, हमारी बॉडी में अगर हम लोग अपनी जो है यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो जॉइंट्स में एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिक एसिड का, जॉइंट पेन कॉज करता है, तो गाउट हो जाएगा एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। कुछ ऑप्शन इधर खिसक गए हैं, विदिन वगैरह हटा देंगे इसको। रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई वही आपकी ऑक्सिलेट क्रिस्टलाइज फॉर्म, पथरी आ जाना किडनी में। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बता चुके हैं, नेफ्राइटिस आइटिस कहीं आ जाए इसका मतलब इन्फ्लेमेशन, ग्लोमेरुलस में तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो आंसर हो जाएगा ए का 4, बी कहां गया, बी का 1, ए का 4, बी का 1। इसमें तो मैच नहीं कर रहा। ग्लूकोज यूरिया, चलो डी ले लेते हैं, डी का 3। ये कुछ ऑप्शन ऊपर नीचे गए हैं, आंसर दिया है 9 का, और उसका कौन सा क्वेश्चन है 12 का डी, 12 का डी ये दिया है, ए का 4 ठीक है, बी का 1, सी का 2, हाँ सही तो है, डी का 3। नेक्स्ट आ जाइए, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज, ह्यूमन यूरिन में एसिडिक नेचर है क्यों? क्योंकि हम जो है एसिड ज्यादा खा रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो है वो सोडियम ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज कर रहा है, हाइड्रोजन आयन इज सोडियम आयन इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। जी नहीं। एस्क्रीटेड प्लाज्मा, चलो एक एक करके मिलाते हैं। एस्क्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एसिडिक, पोटेशियम आयन एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी, हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सेक्रीटेड, याद है तीसरा स्टेप, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। सेक्रीशन में हम हाइड्रोजन आयन को धकेल देते हैं, यही हाइड्रोजन आयन जब आ जाता है हमारे फिल्ट्रेट में तो H+ आयन आएगा तो पीएच बेटा कम होगा, पीएच कम हुआ तो एसिडिक नेचर। तो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 14 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज रीजन, असर्शन और रीजन की बात कर रहे हैं। कह रहा है नेफ्रॉन्स आर 2 टाइप, कॉर्टिकल एंड जक्ता मेडुलरी, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन के ऊपर होते हैं। कौन ज्यादा होता है बेटा? तो कॉर्टिकल होता है 85% और जक्ता मेडुलरी या जिनको मेडुलरी कहते हैं ये होते हैं 15%। और ये काम आता है यूरिन फॉर्मेशन में, जक्ता मेडुलरी काम आता है रीनल प्रेशर सिस्टम, ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं कि जक्ता मेडुलरी नेफ्रॉन्स है शॉर्ट लूप, जक्ता मेडुलरी नेफ्रॉन है शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, वेयर एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है लॉन्गर लूप ऑफ हेनले। यही कहानी गलत कर दी इन्होंने, क्यों? क्योंकि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। उसका रीजन ये है कि जक्ता मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ही गहराई तक रहता है, इसी में ज्यादा पाई जाती है कौन? वसा रेक्टी। तो A सही है बट R सही नहीं है। और जिसमें हेनलेज लूप ज्यादा रहेगा, वसा रेक्टी ज्यादा होंगी, वही काम आएंगे किसमें? रीनल प्रेशर सिस्टम। और जो मार्जिन पे रहेगा, डीप मेडुला नहीं जाएगा, वो रहेगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, वो आता है यूरिन फॉर्मेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रिपीटेड क्वेश्चन 20 बार आया हुआ, लेकिन यहां क्यों दिया? क्योंकि इस क्वेश्चन से आपका पूरा चैप्टर, ये भी और एंडोक्राइन वाला पार्ट, केमिकल कोऑर्डिनेशन पार्ट से भी क्वेश्चन रहते हैं और कवर करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखिए,
पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट में से करेक्ट बताइए, तो हर एक की बात आपको पता होनी चाहिए। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स। अगर हमारी बॉडी से ज्यादा पानी निकल जाता है तो ये ऑस्मोरिसेप्टर को ऑन करता है या नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं। एक्सेसिव लॉस होने से हमारी बॉडी के कोई भी ऑस्मोरिसेप्टर नहीं ऑन होते हैं, ये बच्चे अक्सर सही कर जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्सॉर्प्शन। एडीएच फैसिलिटेट्स, एडीएच मालूम है हमें, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या जिसको कहते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का नाम ही है वाटर रिटेनिंग हार्मोन, तो वाटर रीअब्सॉर्प्शन करेगा, बिल्कुल सही बात है, इसको करेक्ट कर लेंगे। ANF कॉजेज वैसोडाइलेशन। ANF मालूम हमको, एट्रियल नाइट्रियूटिक फ्लूइड, और ANF जो होता है वो अगेंस्ट है, एंटागोनिस्टिक है किसके साथ में, रेनिन के साथ में, तो ये वैसोडाइलेशन है, ये बात भी सही है। ADH कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ADH जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि भैया ADH जो है वाटर रिटेनिंग है, पानी रिटेन करेगा डायरेक्टली, पानी रिटेन करेगा तो वाटर वॉल्यूम बढ़ेगा, एग्जैक्टली बढ़ेगा वाटर वॉल्यूम, और वाटर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैया ADH ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इसका सेंस ये है कि ADH हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, इट टेंड्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ANF डिक्रीज करने की कोशिश करेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। तो ये आंसर भी सही है स्टेटमेंट हमारा। आगे बढ़ते हैं। ADH रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR, नहीं। ADH GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम करने की कोशिश नहीं करता है। इन तीनों स्टेटमेंट से जब बैलेंस रहेगा तो हमारा GFR यानी किडनी की तरफ ब्लड फ्लो, किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई अपने आप मेंटेन रहेगी। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बेटा B, C और D हैं। 15 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट 16 में, रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कैरोटिड ट्यूब्यूल। PCT को अगर हटा दें तो क्या फर्क पड़ेगा? सीधा क्वेश्चन, लेकिन एक बार ऑप्शन पढ़ लें। नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्यों नहीं होगा भैया? नो यूरिन फॉर्मेशन, मोर डाइल्यूट यूरिन, मोर कंसंट्रेटेड यूरिन। बहुत बढ़िया। रिपीटेड क्वेश्चन, सब लोग जानते हैं PCT आए तो पानी ढूंढो। सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन 70 to 90% वाटर रीअब्जॉर्प्शन कौन कर लेता है? PCT कर लेता है। तो सब कुछ बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? यूरिन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। क्वांटिटी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। फर्क किस पे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा यूरिन में से पानी का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, यानी पानी हमारी बॉडी में कम रीअब्जॉर्ब होगी, ज्यादा पानी निकल जाएगा। यानी कैसी? डाइल्यूट यूरिन, पतली पेशाब होगी, डाइल्यूट यूरिन होगी। यूरिन वॉल्यूम भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्ट्यूरेशन भी बढ़ेगा, बार बार हम यूरिन रिलीज करने जाएंगे। नेक्स्ट आ 17, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हम में से कौन सा, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर इंक्रीज है, देखिए धीमे से दे देते हैं, ये क्या करता है? डिक्रीज करता है। एंड एंजियोटेंसिन 2 इज ए पावर फॉर वैसोडाइलेटर। भैया क्यों है? एंजियोटेंसिन है तो टेंसिन देगा ना, वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, डायलेटर नहीं है। काउंटर करंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन वसा रेक्टी। काउंटर करंट पैटर्न ऑफ ब्लड फ्लो इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन वसा रेक्टी। चलो, रिडक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक्टिवेट्स जेजी सेल टू रिलीज रेनिन। अगर रिडक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है तो रेनिन का जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि काउंटर करंट में हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? काउंटर करंट किससे चलता है? वसा रेक्टी चलता है। तो स्टेटमेंट इज डी इज करेक्ट। तो ये है हमारा फैक्ट के ऊपर कि आपको कितना क्लियर है पूरी फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। डायूरेसिस समझ लीजिए, डायूरेसिस कहते हैं रिलीज ऑफ यूरिन इज नोन एज मिक्ट्यूरेशन। कोई बात, लेकिन रिलीज ऑफ यूरिन जो मिक्ट्यूरेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। वी जस्ट गो टू टॉयलेट इन मेनी ऑफ टाइम्स विद इन अ डे और विद इन आवर, हमारा रेट ऑफ मिक्ट्यूरेशन कब बढ़ेगा? रेट ऑफ मिक्ट्यूरेशन बढ़ेगा जब यूरिन कैसी होगी? डाइल्यूट होगी। डाइल्यूट कब होगी? जब यूरिन में पानी बढ़ जाएगा। पानी कब बढ़ जाएगा? जब ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन या
वैसोप्रेसिन कम होगा। री अब तो पूछ रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस को कौन रोक सकता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरॉन, बिल्कुल सही बात है। एट्रियल नाइट्रेटिव फैक्टर कॉजेज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, गलत बात है। डिक्रीज इन द सेक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल, बिल्कुल गलत है। मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सेक्रीशन ऑफ एडीएच, नहीं, यही आंसर। क्यों? पानी कैसे आ जाएगा? क्योंकि हम सोडियम जब रीअब्सॉर्ब करेंगे तो इनडायरेक्टली वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। तो 18 का ए आंसर सही हो जाएगा। देख लेते हैं भैया 18 का कौन सा सही है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए 19 और 20 पर। यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस में रिजल्टिंग। हीमोडायलिसिस एक फिनोमिना है जिसमें हम आर्टिफिशियल किडनी का काम करते हैं, और जो चीजें हमारी किडनी नहीं कर पाती वो एक डायलाइजर मशीन है, स्टेबलाइजर टाइप की समझ लीजिए, जिसके थ्रू हम ब्लड को गुजारेंगे और ब्लड उसमें से जो वेस्ट होगा वो रिलीज हो जाएगा और वापस फिर हम उसे बॉडी में भेज देते हैं। तो नाइट्रोजनल वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, नहीं, नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव पोटेशियम आयन। ठीक, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये काम करे। रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन, एग्जैक्टली। आर्टिफिशियल किडनी करने से, हीमोडायलिसिस करने से आरबीसी प्रोडक्शन पे इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि जो नेचुरल फिनोमेना, जो नेचुरल आपका बॉडी मैकेनिज्म चल रही, वो काम नहीं कर पा रही होती है। इस पे भी 1-2 साल में क्वेश्चन आते रहते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम, डिलीवर्स ब्लड टू ग्लोमेरुलस, कैरीज यूरिन टू। इसमें फंक्शन देख लिए कौन कहां से जा रहा है, 4 फंक्शन दिए हुए हैं। तो ए जो है वो किधर करेगा? डिलीवर्स ब्लड टू ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को ब्लड कौन दे रहा है? रीनल आर्टरी दे रही है, तो ए का हो जाएगा 2। कैरीज यूरिन टू रीनल पेल्विस, यूरिन टू रीनल पेल्विस कौन लाएगा? कलेक्टिंग डक्ट लाएगी भैया। याद है हमारा नेफ्रॉन जो लास्ट में छोटे छोटे नेफ्रॉन जाके किसमें खत्म होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट किसमें आएगी? किडनी के पेल्विस पार्ट में, इस पार्ट में। यानी यहां पे तो अंदर नेफ्रॉन हो गए, पेल्विस में खुलेगी कौन? दैट इज कलेक्टिंग डक्ट ऑफ, नेफ्रॉन से जुड़ी हुई कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्ट्स फिल्ट्रेट फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल, तो बी का 3 हो गया, सी का 4 हो जाएगा। बी आंसर, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। बोमेन्स कैप्सूल से नीचे कौन लगा हुआ? प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। तो ये हमारे हो गया 20। तरह से टोटल हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट टेस्ट हमारा अगली फिजियोलॉजी का है। नेक्स्ट पेपर हम लोग देखेंगे। इन 20 क्वेश्चन में किसी कोई बात हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट डाल सकता है, पूछ सकता है। और आप सभी जुड़े रहिए, देखते रहिए केडी सिंह पावर बाय नारायण। और इस इंस्टीट्यूट में आपको 2020 टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा, वो बायोलॉजी का 10th को मिलेगा, जिसमें हम लोग 2 और चैप्टर डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन, दैट इज द पावर ऑफ क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चन में वो पूरे 20 क्वेश्चंस में वो पूरे दोनों चैप्टर आपके कंप्लीटली बेटा डिस्कस हो जाएंगे, कंप्लीटली आपको दिख जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे फिर से पढ़ाई करनी चाहिए, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।